एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस क्या होती हैं और एक्स इनएक्टिवेशन क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी फॉर CSIR एज वेल एज गेट एग्जाम्स। सो पहले देख लेते हैं आरएनए कितने टाइप्स की होती हैं। सो बेसिकली आरएनए टू टाइप्स की होती हैं, एक नॉन कोडिंग आरएनए और दूसरी कैटेगरी होती है कोडिंग आरएनएस। कोडिंग आरएनएस वो आरएनएस हैं जो कि प्रोटीन कोड करती हैं, जबकि नॉन कोडिंग आरएनएस के रेगुलेटरी रोल्स होते हैं, ये कोई भी प्रोटीन कोड नहीं करती। कोडिंग आरएनए का एग्जांपल है मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देन उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस से दे विल एनकोड और सिंथेसाइज प्रोटीन। जबकि जो नॉन कोडिंग आरएनएज हैं जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, दे डजंट कोड फॉर प्रोटीन। अब नॉन कोडिंग आरएनएज में भी दो कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए और एक लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज। जो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज हैं उनमें कई सारी आरएनएज हैं और ये 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड तक की हो सकती हैं। और ये इनके एग्जांपल्स हैं MIRNA, SIRNA, SHRNA, PIRNA। ये जो स्मॉल आरएनएज हैं इनका रोल होता है जीन साइलेंसिंग में। मीन्स ये या तो पर्टिकुलर mRNA को टारगेट करके उसका क्लीवेज करवा देती हैं और वो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं होती। और दूसरा ये डीएनए की मिथाइलेशन करा देती हैं, पर्टिकुलर जीन को मिथाइलेट करा देती हैं ताकि उससे फर्दर आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाती। दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज। ये 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती हैं और ये भी मिथाइलेशन के थ्रू पर्टिकुलर जीन को इनएक्टिवेट करा देती हैं और उसका एक्सप्रेशन मीन्स उससे आरएनए सिंथेसिस नहीं हो पाती। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस और इनका रोल एक्स इनएक्टिवेशन में। सो सबसे पहले देख लेते हैं एक्स इनएक्टिवेशन क्या होता है। एज वी ऑल नो कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। सो फीमेल में जब 2 कॉपी हैं एक्स क्रोमोसोम की, तो अगर ये दोनों कॉपीज़ एक्सप्रेस हुई, मींस ये दोनों कॉपी से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, इनके जीन एक्सप्रेस हुए, तो जो भी जीन जो एक्स कॉपी एनकोड कर रही हैं उनका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल में बस 1 कॉपी है, फीमेल में 2 कॉपी हैं। सो इनका जो लेवल है वो सेम रहे, वो डबल ना हो, बिकॉज अगर डबल हुआ तो उस केस में डिसरप्शन हो सकता है काफ़ी सारे सेलुलर प्रोसेस का और मेटाबॉलिक प्रोसेस का, बिकॉज एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए होती है किसी भी प्रोटीन और एंजाइम की, ना वो ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो और ना वो कम क्वांटिटी में हो। सो इसी के रिगार्डिंग एक टर्म आता है डोसेज कॉम्पेंसेशन। डोसेज कॉम्पेंसेशन ये बताता है कि जो 2 कॉपीज़ हैं फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की, उनमें से एक कॉपी इनएक्टिवेट हो जाती है और इसके इनएक्टिवेट होने से उस जो कॉपी इनएक्टिव हुई है उसके सारे जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मींस जो भी कॉपी इनएक्टिव हुई है उस पर जो भी जीन्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ ओनली 1 कॉपी, सिर्फ एक ही कॉपी एक्स क्रोमोसोम की एक्टिव रहेगी, दूसरी इनएक्टिव हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मेल में भी फीमेल में भी सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी अपने जीन एक्सप्रेस करेगी। सो इसी को बोलते हैं डोसेज कंपेंसेशन, मींस इक्वल डोज, दोनों में एक्स क्रोमोसोम की डोज इक्वल हो जाएगी। तो प्लेसेंटल मेमल्स के केस में देखा गया है कि 32 to 64 सेल स्टेज में ही ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये एक कॉपी जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। जो इनएक्टिव कॉपी होगी वो मैटरनल साइड से भी हो सकती है और पैटर्नल, मींस जो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर की साइड से आता है जिसे पैटर्नल बोलते हैं, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मदर की साइड से आता है जिसे मैटरनल बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी कॉपी इनएक्टिव हो सकती है और ये बिल्कुल रैंडम है। लेकिन जो भी सपोज़ एक पर्टिकुलर सेल है जिसमें फादर की साइड से आई कॉपी इनएक्टिव हो गई, तो इस सेल से बाकी इसके जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी सेम कॉपी इनएक्टिव होगी। मींस जो अगर फादर की साइड वाली कॉपी इनएक्टिव है तो इसके डॉटर सेल्स में भी वही वाली कॉपी इनएक्टिव होगी। तो ऐसा होता है इसमें।
एक बहुत फेमस एग्जांपल है कैलिको कैट्स। इनमें ऑरेंज और ब्लैक कलर के पैचेस मिलते हैं इनके फर पर। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो ऑरेंज और ब्लैक कलर है ये एक्स लिंक्ड फिनोटाइप है। मींस ये जो कलर आ रहा है ये एक्स क्रोमोसोम पे कोई पर्टिकुलर जीन है जो इस कलर को कोड कर रहा है, ऑरेंज और ब्लैक को, और उसकी वजह से ये कलर आ रहा है। तो कुछ जो तो दो कलर के हमें पैचेस मिल रहे हैं। ये कैलिको कैट्स एक्स इनएक्टिवेशन का ही एक फेमस एग्जांपल है। तो इसे हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये कैलिको कैट है, तो इसमें ये जो ब्लैक पैचेस हैं और कहीं ऑरेंज पैचेस हैं, तो ये दो तरह के पैचेस हैं। और ये जो तीसरा वाइट कलर है ये तो ऑटोसोमल जीन की वजह से है, मींस ये एक्स लिंक्ड नहीं है। सिर्फ जो ब्लैक और ऑरेंज पैचेस हैं ये एक्स लिंक्ड हैं। तो एक जो एक्स कॉपी है और अलील है वो मे बी फादर की साइड से हो सकती है और मदर की साइड से, और ये एनकोड कर रही है ऑरेंज कलर। और जो दूसरी अलील है इससे आ रहा है ब्लैक कलर। सो ये दो तरह के कलर्स आ रहे हैं। तो जो हेट्रोजाइगस होती हैं फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल वो फीमेल हो गई जिनमें कुछ सेल्स में तो फादर की साइड वाली कॉपी एक्टिव रहती है एक्स कॉपी, और कुछ में मदर की साइड वाली एक्स कॉपी एक्टिव रहती है। तो ये कुछ सेल्स के पैचेस दे रखे हैं जिनमें ऐसी अलील जो कि ब्लैक कलर कोड करती है वो एनकोड करती है वो एक्टिव रहेगी, तो वहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। और जहाँ पर ऑरेंज कलर एनकोड करने वाली अलील एक्टिव रहेगी वहाँ ऑरेंज आ जाएगा। सो इस तरह के दो तरह के पैचेस देखने को मिलते हैं इन हेट्रोजाइगस फीमेल्स। तो ऐसी फीमेल्स को हेट्रोजाइगस बोलते हैं बिकॉज इनके कुछ सेल्स में तो ऑरेंज कलर एनकोड करने वाली एक्स कॉपी एक्टिव रहेगी और कुछ में ब्लैक वाली रहेगी। तो ये डिफरेंट टाइप के पैचेस इसमें मिलते हैं। और दैट्स वाई जितनी भी कैलिको कैट्स हैं दे आर फीमेल, बिकॉज ये जो कलर चेंज आ रहा है ये एक्स इनएक्टिवेशन की वजह से ही है, जिसमें कुछ सेल्स में तो ब्लैक कलर वाली कॉपी एक्टिव है और कुछ में ऑरेंज वाली एक्टिव है। सो ये एक्स इनएक्टिवेशन को सिग्निफाई करता है। अब इसके पीछे का मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिज़म्स के लिए इसमें जो मेन रोल है वो है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। इस लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए को जिस्ट बोलते हैं। ये जिक लोकस से एनकोड होती है और ये एक्स क्रोमोसोम में होता है। ये जो जिक लोकस है ये सिस ये जो वर्क करती है इन सिस फॉर्म में वर्क करती है। मींस ये जिस लोकस से जो भी जिक लोकस से ये एनकोड हुई और सिंथेसाइज हुई ये उसी को कोट कर लेती है और उसी की मिथाइलेशन करा देती है। अगर मिथाइलेशन हो जाएगी तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा फर्दर, तो इसलिए ये सिस फॉर्म में एक्ट करती है। मींस जहाँ से ओरिजिनेट हुई उसी डीएनए की और उसी रीजन की उसी लोकस की ये इनएक्टिवेशन करा देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन। सो ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दिखा रखा है कि ये जिस्ट लोकस है जो कि जिक लोकस है जो कि कोड सिंथेसाइज करवाता है जिस्ट लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, और इसके आगे का ही जो एक्सटेंशन है ये दूसरा रीजन है जो सिंथेसाइज करवाता है T6 आरएनए। ये T6 एंटीसेंस आरएनए है। मींस बेसिकली जो डीएनए है उसकी दो स्ट्रैंड हैं, तो एक स्ट्रैंड तो जिस्ट जो कि लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है उसकी सिंथेसिस करवाती है, और जो दूसरी स्ट्रैंड है उससे सिंथेसिस होती है T6 की, तो उससे T6 की सिंथेसिस होगी दूसरी स्ट्रैंड की। अब ये जो T6 है ये बिल्कुल एंटागोनाइजिंग एक्शन दिखाता है जिस्ट पर। इसका मतलब ये है कि कभी भी T6 का लेवल ज़्यादा जाएगा तो जिस्ट कम हो जाएगा। मींस ये जिस्ट को कम कर देगा अगर T6 ज़्यादा होगा, और जहाँ भी T6 कम होगा वहाँ जिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, इसलिए इसका नाम भी बैकवर्ड स्पेल में दिया है जिस्ट, उसका रिवर्स T6। सो ये जो डार्क ब्लू कलर का रीजन है ये शो कराता है कि ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग सीक्वेंसिंग जो जिस्ट और T6 के कॉमन सीक्वेंसेस है वो ये डार्क कलर का पार्ट शो कर रहा है। जो T6 वाला लोकस है ये स्लाइटली लार्जर है एज कम्पेयर टू जिस्ट। तो T6 भी जिक लोकस से ही इनकोड होती है बट फ्रॉम दी अपोजिट स्ट्रैंड, दूसरी स्ट्रैंड से, और इस T6 को नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ जिस्ट भी कहा जाता है।
सो जो क्रोमोसोम की 2x कॉपी हैं उन दोनों के पास ये जिक लोकस होता है जो कि एनकोड करता है जिस्ट और T6, बट डिपेंड करता है इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर, किस आरएनए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सपोज़ अगर जिस्ट का एक्सप्रेशन ज़्यादा है तो वही कॉपी इनएक्टिव होगी जिस कॉपी में जिस्ट का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि ये सिस फॉर्म में वर्क करती हैं। मींस जिस कॉपी से जिस्ट एनकोड हो रहा है वो उसी कॉपी को कोड करके उसको मिथाइलेट करवा देगा। मींस वो फर्दर आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी उससे फर्दर, और जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे उस पर जो भी जीन होंगे। तो अगर T6 को म्यूटेट कर दिया जाए और डिलीट कर दिया जाए तो T6 एज वी नो कि ये एंटागोनाइजिंग एक्शन है इसका जिस्ट पर, तो अगर T6 म्यूटेट हो गया तो उस केस में जो जिसमें भी वो म्यूटेशन हुई है एक्स क्रोमोसोम की जिस भी कॉपी में T6 म्यूटेट हुआ है वही कॉपी इनएक्टिव हो जाएगी, बिकॉज T6 के डिलीट होने से जिस्ट का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज जिस्ट को कोई एंटागोनाइज और कम करने वाला फैक्टर नहीं बचा। तो T6 अगर डिलीट हो जाए तो जिस्ट का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है और उस कॉपी को ही इनएक्टिव कर देता है जिसमें जिस्ट का लेवल ज़्यादा हुआ। तो ये इन दो आरएनएस पे डिपेंड करता है कि कौन सी एक्स कॉपी इनएक्टिव होगी दोनों में से। अब जो जिस लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए ये कुछ फैक्टर रिक्रूट करता है और वो फैक्टर क्या करते हैं, वो क्रोमेटिन को कंडेंस बना देते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगी मींस हिस्टोन्स उस पर टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, तो फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए। और ये रिक्रूट करता है PRC2 कॉम्प्लेक्स, पॉलीकॉम रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स 2, जो कि डीएनए को मिथाइलेट करवा देता है और क्रोमेटिन को कंडेंस बना देता है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन होती है एक रेयर हिस्टोन वेरिएंट की जिसका नाम है मैक्रो H2 है। ये मैक्रो H2 है जैसे ही रिक्रूट होता है वैसे ही जिस्ट जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है उसका रोल ख़त्म हो जाता है और फर्दर ये मैक्रो H2 है कॉम्पैक्ट बनाता है क्रोमेटिन को। और यहाँ साइलेंट वर्ड भी दिया है, इसका मीन्स कि वो क्रोमेटिन मिथाइलेट हो जाएगी और फिर उसका डीएनए फर्दर एक्सप्रेस नहीं होगा। मीन्स उसके जो भी जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे ड्यू टू मिथाइलेशन। इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम पर एसिटाइलेशन भी कम होती है क्योंकि एसिटाइलेशन की वजह से डीएनए ओपन होता है, लूज़ होता है, क्रोमेटिन लूज़ होती है और उसका एक्सप्रेशन हो पाता है। लेकिन अगर एसिटाइलेशन लेस होगा तो मींस मिथाइलेशन ज़्यादा है, उस केस में भी जो क्रोमोसोम है जिस पे एसिटाइलेशन कम है वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फिर अगर एसिटाइलेशन ज़्यादा होगा तो वो लूज़ रहेगा और इजीली जीन्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। ड्रोसोफिला के केस में एक दूसरा अपोजिट मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसमें लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज इन्वॉल्व होती हैं बट अदर टाइप की, जिनके नाम है ROX1 ROX2। इसमें फीमेल की एक कॉपी इनएक्टिव करने की जगह जो मेल में एक्स लिंक जीन है उनका एक्सप्रेशन बढ़ा दिया जाता है। मीन्स मेल में एक्स क्रोमोसोम सिर्फ 1 है, फीमेल में 2 हैं। तो जो फीमेल में तो इनएक्टिवेशन नहीं होती, लेकिन जो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है उसका एक्सप्रेशन फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कर दिया जाता है जिससे कि दोनों की डोसेज इक्वल हो सके। तो यहाँ पर इनएक्टिवेशन नहीं हो रही, इसमें मेल में एक्स लिंक जीन्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ रहा है और इसमें भी ये होता है थ्रू कुछ कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू जो कि मॉडिफाई कर देते हैं क्रोमेटिन को जिससे वो अपने जीन्स एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पर कुछ और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि हॉट एयर भी एक लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो कि सिंथेसाइज होती है HOX-C क्लस्टर जीन से जो कि ह्यूमंस में है, बट ये रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ HOX-D जीन्स। तो ये इन ट्रांस फॉर्म में एक्ट करती है। मींस ये ओरिजिनेट होती है HOX-C जीन से बट ये रेगुलेट और कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन HOX-D जीन्स का। मींस ये जहाँ से ओरिजिनेट हुई है और सिंथेसाइज हुई है ये वहाँ एक्ट ना करके एक दूसरे ही जीन पर एक्ट कर रही है, उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं इन ट्रांस। मींस वो जहाँ से ओरिजिनेट हुई है उस पर एक्ट ना करके दूसरे किसी जीन पर एक्ट कर रही है। तो कुछ लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए सिस फॉर्म में एक्ट करती हैं जैसे कि हमने पिछले केस में देखा जिस्ट लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के केस में, और कुछ ट्रांसफॉर्म में भी एक्ट करती हैं जैसे कि हॉट एयर।
तो इनका भी जो इनएक्टिवेशन का प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम है, जैसे कि ये भी रिक्रूट करती हैं PRC2 कॉम्प्लेक्स जो कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है हिस्टोन 3 के लाइसिन अमाइनो एसिड पर एट 27 पोजीशन। सो मिथाइल ग्रुप्स ऐड होने से मिथाइलेशन हो जाएगी, DNA कॉम्पैक्ट हो जाएगा और उसके जो जीन्स हैं वो फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग जो ये करता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्रूट करता है जो एक्टिव जीन्स पर मॉडिफिकेशन हुई है हिस्टोन की, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनको चेंज कर दें, उनको रिमूव कर दें। उस मॉडिफिकेशन को रिमूव करने से थ्रू द कॉम्प्लेक्स दैट दे आर रिक्रूटिंग वो एक्टिव जीन्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो इट हॉट एयर RNA एक्ट बाय टू प्रोसेसेस। एक तो वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है हिस्टोन 3 के लाइसिन अमाइनो एसिड पर एट 27 पोजीशन। सेकंड, ये कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्रूट करता है एक्टिव जीन्स पर, जो कि एक्टिव जीन्स जो एक्टिव हैं ड्यू टू सम हिस्टोन मॉडिफिकेशन, उस मॉडिफिकेशन को रिमूव कर देते हैं कॉम्प्लेक्स और वो एक्टिव जीन्स फर्दर एक्सप्रेस नहीं हो पाते। सेकंड जो एग्जांपल है वो है कूल एयर। कूल एयर बेसिकली इंटरजीनिक लॉन्ग नॉन कोड इंटरजीनिक RNA है, लॉन्ग नॉन कोडिंग नहीं, इंटरजीनिक है और ये कोल्ड इंड्यूसेबल है। मींस जब भी कोल्ड होगा, जैसे कि वर्नलाइजेशन के टाइम हम कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम ये कूल एयर इंटरजीनिक RNA एक्सप्रेस होती है और ये इनहिबिट कर देती है FLC दैट इज़ फ्लावरिंग लोकस सी। अब ये जो FLC है ये फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है फ्लावरिंग। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। तो ऐसा देखा गया है इन केस ऑफ अरेबिडोप्सिस थालियाना। इट ऑल्सो रिक्रूट्स PRC2 और वही मिथाइलेशन करवाता है स्टोन 3 पर एट लाइसिन। सो इसका भी सेम मैकेनिज्म है मिथाइलेशन का। देन अदर बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जांपल है बार बॉडी इन फीमेल्स, जैसे कि मैमल्स और इन केस ऑफ ह्यूमंस की जो ब्लड सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, उनकी न्यूक्लियस के सरफेस पर देखा गया है एक स्मॉल ड्रम स्टिक लाइक प्रोजेक्शन एमर्ज हो जाता है, उसी को हम बार बॉडी बोलते हैं। बार बॉडी इज़ नथिंग बट द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम और कॉपी। जो एक्स कॉपी क्रोमोसोम की इनएक्टिव हुई है वही बार बॉडी की फॉर्म में एमर्ज होती है और न्यूट्रोफिल्स पर दिखती है। सारी न्यूट्रोफिल्स पर नहीं दिखती बट कुछ न्यूट्रोफिल्स पर ये दिखती है और इसको हम लैब में भी देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स पर एक ड्रम स्टिक लाइक प्रोजेक्शन होता है और नंबर ऑफ बार बॉडीज़ जो हैं वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जितने भी एक्स क्रोमोसोम हैं उसका -1 होती हैं। मीन्स जैसे कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो 2 एक्स क्रोमोसोम है तो उसका -1 तो आएगा 1। इसका मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है उनसे अगर हम -1 कर दें तो नंबर ऑफ बार बॉडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बार बॉडी इन फीमेल्स में ही प्रेजेंट है क्योंकि एक्स इनएक्टिवेशन फीमेल्स में ही होती है। मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है, एक ही कॉपी है, तो वहाँ इनएक्टिवेशन नहीं होती। बट इन केस ऑफ सम डिसऑर्डर्स लाइक XXY सिचुएशन दिखती है हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जहाँ पर 2 कॉपी होती हैं एक्स की, तो वहाँ भी हमें एक बार बॉडी मिल जाएगी क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक इनएक्टिव होगी कॉपी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बार बॉडीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।